लास्ट वाली क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ऑर्डर रैंकिंग ना। ऑर्डर रैंकिंग की हमारी एक क्लास हो चुकी है। अब उसके आगे के क्वेश्चन को हमें बढ़ाना है ना। तो 5 मिनट के लिए एक रिवीजन हो जाए आपका कि आपने जो पिछली क्लास में पढ़ा उसमें क्या क्या था। पहली चीज़ ये थी कि यहाँ पर मुझे ऑर्डर रैंकिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब किसी पर्सन की कोई रैंक को फाइंड करना है, और अगर रैंक फाइंड करना है तो या तो लेफ्ट टू राइट में होगी या फिर क्या होगी, टॉप टू बॉटम में होगी। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट रहने वाला है। 3 चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड, और तीसरा क्या होता है, टोटल होता है। हमें इन 3 में से अगर कोई भी 2 चीज़ें दी जाए तो हम तीसरा बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं, है ना। और क्या था कि अगर मान लो मुझे लेफ्ट से पोजीशन दे रखी हो, राइट से दे रखी हो, और अगर क्वेश्चन मार्क ये लगा हो कि टोटल क्या होगा, किसी एक ही पर्सन की अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पोजीशन दी जाए, मतलब दोनों छोर से पूरे पर्सन को काउंट किया जाएगा, तब हम क्या करने वाले थे कि लेफ्ट प्लस राइट दोनों को जोड़ देंगे, और जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे, माइनस का 1 करेंगे, तो हमारे पास जो निकल कर आ जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल निकल कर आ जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर एक ही व्यक्ति और उसको लेफ्ट से भी गिन लिया है, तो जब उसकी रैंक लगी तो उसके पीछे के पूरे लोग गिने गए होंगे, तब उसकी रैंक आई है। जैसे ही उसको राइट से अगर गिना जाएगा, तब भी यही कॉन्सेप्ट है कि अगर राइट से गिना जा रहा है तो पीछे के पूरे लोग गिनेंगे और उसका भी नंबर, तो उस व्यक्ति को 2 बार गिन लिया जाता है। तो जो भी यहाँ पर हमें रैंक दी जाती है, दोनों को जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट को, और माइनस का क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, क्योंकि उसकी डबल काउंटिंग हुई तो एक बार का घटा देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था हमारा यहाँ पर कि यार अगर मुझे टोटल दिया हो, अब टोटल के अंदर से रैंक लगाई जाती है, कक्षा का टोटल मिल जाए और उसमें किसी एक व्यक्ति की लेफ्ट से पोजीशन मिल जाए, और उसी पर्सन की अगर वो राइट से पूछ लेता है कि उसका राइट से क्या स्थान होगा, तब हम ये करने वाले हैं कि दिए गए टोटल में से दी गई पोजीशन को माइनस कर देते हैं। अब जो भी आया वो उसके आगे के लोगों का नंबर आया, लेकिन उसमें अगर +1 कर देंगे तो उसका खुद का स्थान निकल कर आ जाएगा। मतलब अगर लेफ्ट की पोजीशन दी थी और आपने उसको माइनस किया, तो यहाँ से कौन सी पोजीशन आ जाएगी आपकी, राइट हैंड साइड की। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था आपका कि अगर मुझे टोटल दे रखा हो, राइट से पोजीशन दे रखी हो, और अगर मुझसे कहाँ से पूछा हो, लेफ्ट हैंड साइड से, तब भी मैं यही करने वाला था कि दिए गए टोटल में से दी गई पोजीशन, मतलब राइट साइड दिया इस बार, उसको माइनस कर दूंगा, जो आएगा उसमें प्लस का 1 कर दूंगा, तो अदर एंड निकल जाएगा कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड। ये 3 ही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इनके ऊपर वो क्वेश्चन बनाता है ना, ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमने जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया था तो हम अभी मिड नंबर में चल रहे थे, और मिडिल नंबर निकालने के लिए मतलब ये था, सीधा मैं बिना क्वेश्चन को लिखे बता दे रहा कि यदि वो मुझसे कहे कि यार यहाँ पर 70 लोगों की एक पंक्ति है, अब 70 यहाँ से गिन लो या फिर यहाँ से गिन लो, दोनों तरफ से 70 ही काउंट होंगे, वो किसी साइड से गिनो। उसमें अगर बोलता है कि ए का स्थान लेफ्ट हैंड साइड से 25वां है, और अगर कह दे कि बी का स्थान राइट हैंड साइड से 20वां है, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग होंगे। तो हम क्या करने वाले थे कि अगर मान लो मुझे टोटल दे रखा हो, और अगर 2 व्यक्ति अलग अलग यहाँ पर आए और दोनों की दोनों साइड से रैंक दे रखी हो, और मुझसे पूछ रहा है कि इनके बीच में कितने लोग होंगे, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 25 को हटा दूंगा और इधर के 20 को हटा दूंगा। अब टोटल कितना था मेरे पास, 70, और उसमें से मैंने घटाया क्या, तो 25 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 45। इसको माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर निकल कर कितना आएगा, ये 5 आ गया, और यहाँ 6 में से 4 गया तो 2 आ गया। मतलब कितने लोग आ गए इनके बीच में, 25। अब अगर मैं इनको गिनूंगा तो 25, 25, 50 और 20 टोटल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और इसके लिए मैंने क्या कहा था कि मैं इसके लिए एक फार्मूला बना सकता हूँ कि दिए गए टोटल में से क्या माइनस कर देता हूँ, रैंक 1 प्लस रैंक 2, दोनों रैंक को माइनस कर दूंगा, तो जो निकल कर आएगा वो मेरे पास मिड नंबर निकल कर आ जाएगा, मतलब बीच का नंबर निकल कर आ जाएगा। इसका एक फार्मूला था हमारा। फिर इसके बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर ओवरलैप वाला केस। अब ओवरलैप वाला केस मतलब क्या, ए की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से 20 है और बी की रैंक यहाँ पर राइट हैंड साइड से 30 है, और मैंने कहा कि इनके बीच में 10 व्यक्ति बैठे हों। क्या कहा मैंने, इनके बीच में कितने लोग हैं, 10। तो यार अब मुझे ये पता चला कि इनके बीच में अगर 10 व्यक्ति यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है कि वो जो 10 व्यक्ति हैं वो बिल्कुल कैसे हो, नए पर्सन हो। वहाँ निकल जाओ।
क्या हुआ कि क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आया और उसमें लिखा कि किसी पंक्ति में ए का बाएं छोर से 20वां स्थान है और बी का दाएं छोर से मतलब राइट से 30वां स्थान, और अगर इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हों तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। तो जब यहाँ पर हम आते हैं इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इस पैटर्न का, तब मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि यार यहाँ ना तो उसने मुझसे मैक्सिमम पूछा और ना ही उसने यहाँ पर मुझसे क्या पूछा है, मिनिमम पूछा। मतलब ना तो अधिक से अधिक पूछा ना कम से कम पूछा है, तो वो तो डबल माइंड है। और डबल माइंड कैसा है कि इनके बीच में जो 10 लोग आए, हो सकता है कि ये 20 लोग अलग हो जाएं, ये 30 लोग अलग हो जाएं, ये बिल्कुल न्यू पर्सन है, ये न्यू पर्सन और ये भी नए 10 व्यक्ति आ जाएं। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम निकालने के लिए रैंक 1 प्लस रैंक 2 प्लस क्या जाएगा, मिड नंबर। तो मेरे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा मैक्सिमम, और क्या निकल कर आएगा, तो 20 और 30 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब इसमें अगर अधिक से अधिक लोग निकालूंगा तो 60 हो जाएंगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आप ज़्यादातर लोगों को निकालो या कम से कम निकालो। तो यार ये जो चीज़ है ये ओवरलैप भी हो सकते हैं, और ओवरलैप होने के बाद में भी इनके बीच में कितने आ सकते हैं, 10 व्यक्ति आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अब जब आपका अगर ओवरलैप का केस आ जाएगा तब आप क्या करोगे कि ओवरलैप होना मतलब कि हम उसमें कम से कम लोगों को काउंट कर रहे हैं, है ना। तो रैंक 1 प्लस रैंक 2, है ना, माइनस करेंगे। तो माइनस क्या करना होगा, तो जिन 10 को आप जोड़ रहे थे उनको जोड़ो नहीं, उनको क्या कर दो, घटा दो। तो ये तो हो गया आपका मिड नंबर। पर जब ओवरलैप होता है तो ये 2 लोग फिर ओवरलैप होने वाले ए और बी, तो इन 2 को मुझे यहाँ से घटाना होगा। अब आपने देखा कि रैंक 1 में कितना था 20, रैंक 2 में कितना था 30, और उसके बाद मुझे इनमें से घटाना होगा। तो क्या घटाना होगा, तो 10 तो ये और 2 ये 12, 20 और 30 कितना होता है 50, 50 में से अगर मैंने 12 घटा दिया तो मेरे पास कितना निकल कर आएगा 38। अब आप देख रहे हो कहाँ 60 और कहाँ 38। क्लियर है। ये लोग यहाँ पर ओवरलैप भी हो सकते हैं, और अगर ओवरलैप हो जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है ना, पिछले उसमें आपको मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर पोजीशन इंटरचेंज करने वाली, जिस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं, है ना। वो पोजीशन इंटरचेंज का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें 2 लोग दिए जाएंगे जो पहले से कहीं किसी स्थान पर बैठे होंगे, और बाद में बोलेगा कि यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लें, जब अगर वो अपना स्थान बदल लेंगे, वो वाला लड़का यहाँ बैठ जाए, ये वाला उठकर वहाँ बैठ जाए, तो इनकी पोजीशन डेफिनेटली चेंज होने वाली है। तो उसके ऊपर वो हमसे क्वेश्चन करेगा। तो पहले तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाइएगा। हाँ, ओवरलैप वगैरह अगर आएगा तो वो ऑप्शन देकर समझ में आएगा इसमें ओवरलैप। देखो हाँ, अगर उसने लिखा कि मैक्सिमम तो हम मैक्सिमम निकाल देंगे ज़्यादातर, उसने लिखा मिनिमम तो हम मिनिमम निकाल देंगे, है ना। मिनिमम सेंस की फिर अब हमें कम से कम लोगों में जुगाड़ करना है, कुल मिलाकर ये मतलब ओवरलैप कर देंगे। और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर ऑप्शनल आंसर आ जाएगा कि 38 या 60। जो क्वेश्चन था ना उसमें एक ऑब्लिक बना होता है कि, और या तो फिर या लिख देता बीच में, तो उसमें दोनों आंसर आ गए आपके, है ना। 4 ही ऑप्शन देगा वो आपको, 4 में से एक ऑप्शन उनका डेफिनेटली वाला आएगा जिसमें आइदर लिखा होगा, है ना। और लिखकर दोनों आंसर देगा, एक 60 भी लिख देगा और कहीं पर 38 भी लिख देगा, और एक ऑप्शन में फिर लिख कर देगा कि 38 या 60। तो हम किसके साथ जाएंगे, 38 या 60 के साथ जाएंगे। चलो अब आप क्वेश्चन लिखिएगा ज़रा एक। किसी पंक्ति में, पंक्ति का मतलब रो होता है, किसी पंक्ति में ए लेफ्ट हैंड साइड से 17वां है, और बी राइट हैंड साइड से 28वां है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, मतलब पोजीशन इंटरचेंज, आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, तब ए लेफ्ट हैंड साइड से
25वां हो जाता है तो परिवर्तन के बाद v का राइट हैंड साइड से कौन सा स्थान होगा। इन रो ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में A is 17 from left and B is 28 from right. If they are interchange their position, then A become 25th from left. And what is the rank of B from right hand side after interchange? 34. हाँ, what is the rank of B from right hand side after interchange? 33, 33. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आ जाएगा। थर्टी सिक्स आ रहा है। 35, 37, एक आध और ऑप्शन बता दो, पूरा हो जाएगा कंप्लीट। 36 इज द राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बोल रहा है तो परिवर्तन के बाद में बी का स्थान राइट हैंड साइड से कौन सा होगा, यही पूछा आपसे। अब यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने आपको ये बताया कि यार मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती है, और क्या क्या चाहिए होता है, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन चाहिए होती है ना, एक राइट हैंड साइड होता है और एक होता है टोटल। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर कहीं टोटल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। आपको क्या ये कंफर्म है कि बी की लेफ्ट हैंड साइड से परिवर्तन के बाद क्या पोजीशन ये दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बट सिर्फ ये दिख रहा है कि बी का राइट हैंड साइड से क्या स्थान होना चाहिए। तो या तो मैं उसको बहुत ज़्यादा उस तरीके से सॉल्व करूं कि पूरा पूरा निकालूं तो वहाँ निकल जाएगा। अब आप पहले एक बार इसको डायरेक्ट करने का तरीका सीखिएगा, फिर मैं आपको उसका जो एक टिपिकल मेथड है वो भी बता रहा हूँ कि उससे कैसे सॉल्व होता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक सिंपल वे में ये चलना है कि यहाँ पर मुझसे ये कहा गया है कि यार ए का लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हमारा लेफ्ट होता है वो राइट होता है। अगर ए यहाँ पर है, माना कि वो किसी एक चेयर पर बैठा हुआ है ना, ये चेयर है, और इस ए का जो लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन दिया गया था वो कितना दिया गया था आपको? 17 दिया गया था। और दूसरी चेयर पर यहाँ पर बी बैठा हुआ है, और इस बी की जो रैंक लगाई जा रही है अदर एंड से राइट हैंड साइड से, और वो रैंक कितनी दी जा रही है आपको? 28 दी जा रही है। चलो मैंने यहाँ पर ये 28 लिख दिया है। अब बोलता है कि दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो स्थान परिवर्तन करने के लिए इनको क्या करना होगा? क्या ये अपनी चेयर उठा कर जाएंगे? नहीं, चेयर छोड़ेंगे, ये यहाँ से उठेगा उसकी चेयर पर बैठ जाएगा और वो इसकी चेयर पर बैठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए था वो पहले यहाँ पर 17 पोजीशन पर आ रहा था, बट जैसे ये इंटरचेंज करता है तो ये उठकर यहाँ चला गया है और यहाँ आकर बैठ जाएगा। और जब यहाँ आकर बैठेगा तो आपको उसने इसका पोजीशन भी बता चुका है कि यदि ए और बी अपना आपस में स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तब ए लेफ्ट हैंड साइड से किस पोजीशन पर पहुँच जाता है? 25। यार ये 25 पर पहुँचा है, इसका मतलब ये हुआ कि 17 से कितनी चेयर आगे बढ़ा है? ये 8 बढ़ा है। और अगर ये 8 बढ़ा है तो यहाँ से यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कितनी चेयर हो रही है? +8 हो रही है यहाँ पर। तो अब जैसे ए यहाँ पर पहुँच गया, वैसे बी उठेगा और वो
इसके स्थान पर आ जाएगा। तो अब b पहले से 28 पर था, अब वो भी तो यहाँ आएगा। ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचा तो वो यहाँ आया, तो ये पहले से तो 28 था और इसमें अगर मैं 8 बढ़ा देता हूँ तो 28 और 8 b की पोजीशन क्या निकल जाएगी राइट हैंड साइड से, तो 36 निकल जाएगी। क्लियर है भाई? अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा और मैं यहाँ खड़ा और हमें अगर इंटरचेंज करना है तो जितने कदम मुझे चलना होगा डेफिनेटली उतनी ही डिस्टेंस उसको भी कवर करनी होगी। मतलब अगर a यहाँ से अपनी पोजीशन से, पुरानी पोजीशन 17 थी, उससे उठकर अगर 25 पर चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 8 चेयर आगे चला गया, 8 स्थान आगे की ओर बढ़ गया है। तो b भी तो वहाँ से उठेगा और इसकी पोजीशन पर आएगा, तो 28 से वो यहाँ पर 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब वो मुझसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि इसमें कक्षा का टोटल क्या होगा। अभी उसने आपसे क्या पूछा कि b का स्थान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, b का स्थान परिवर्तन के बाद कितना आया, 36 आया। अगर वो क्लास का टोटल पूछ लेता तो मुझे ये चाहिए था कि डायरेक्ट तो नहीं लिखा, लेकिन मैं ज़रूर देख सकता हूँ। अब यहाँ पर आप a और b को मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि इस शेयर का जो पहले वाला नंबर था वो कितना था, 17 था यहाँ से, है ना। और उसी चेयर को जब हम राइट से देख रहे हैं तो यहाँ पर b बैठा हो या कोई भी बैठा हो, लेकिन राइट से इसका स्थान कितना आया है, 36 आया है। जब एक ही चेयर को दोनों साइड से गिना जाता है तो आप इसको क्या करते हो, दोनों को जोड़ देते हो और क्या करते हो, माइनस का 1 करते हो। 7 6 13 के लिए 3, एक कैरी रहा था, ये 4 और 1 5, 53 हो रहा है। बट माइनस का 1 करूँगा तो यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 52 आएगा। ऐसा क्यों किया, ये खुद अपने आप में एक चेयर है। अगर यहाँ से 17 नंबर पर तो इसके पीछे कितने हैं, 16 है ना, ये वाला। और अगर यहाँ से 36 हो रही तो इसके पीछे कितने, 35। अब आप 35 प्लस 16 प्लस 1 जब करोगे तो आपको वहाँ पर टोटल कितना मिल जाएगा, 52 मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अब ये आपने पता है इस चेयर के ऊपर निकाला, पर आप किसी भी चेयर के ऊपर निकालो, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि रो का कोई सा भी व्यक्ति अगर उसको दोनों छोर से गिन लिया जाए तो आप डेफिनेटली वहाँ पर दोनों को जोड़ो और माइनस का 1 करो, आपको टोटल मिलेगा। क्या वही टोटल मुझे इस शेयर के ऊपर भी मिलेगा? हाँ, पंक्ति में तो उतने ही लोग होंगे ना, उससे ज़्यादा थोड़ी होंगे। तो मैं इसके ऊपर भी निकाल सकता हूँ। और कैसे, कि यहाँ से b की रैंक आ रही 28, b हो या जो भी इस चेयर का नंबर, तो वो कहाँ से आया है, राइट से आया है। और लेफ्ट से यहाँ पर 17, और जब ये यहाँ पहुँच गया तो a यहाँ बैठा हो या कोई भी तो इधर से ही गिना ना, इसका रैंक कितना आया था, 25। तो 28 और 25 कितना हो रहा था, ये भी 53 हो रहा था। माइनस का 1 करूँगा तो ये भी कितना जाएगा, 52 आ जाएगा मेरे पास। मैं चाहे इस पर निकालूँ या उस पर निकालूँ, दोनों से एक ही आंसर आएगा, है ना। अब आपको यहाँ पर मैंने कहा कि मुझे ये निकालना है कि b का रैंक यदि मैं इस तरीके से नहीं देखता तो एक टिपिकल तरीका क्या होता है कि यार भाई वहाँ पर मेरे पास टोटल होना चाहिए पहले, तो फिर उसकी रैंक लेफ्ट हैंड साइड से होना चाहिए, फिर मैं उसकी रैंक कहाँ से निकालूंगा, राइट से निकालूंगा। तो अब आप क्या करोगे, अगर हमें कोई जानकारी नहीं दिखती तो हम लेफ्ट राइट और टोटल में से तो पहले तो टोटल निकालने की कोशिश करते, तो आते तो हम यहीं पर कि पहले हम ये टोटल निकालें कि उस चेयर का दोनों साइड से नंबर मुझे मिल जाए। तो आपको टोटल मिल गया, कितना मिल गया, 52 मिल गया। अब आपसे पूछा कि b की परिवर्तन करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड से क्या, सॉरी राइट हैंड साइड से क्या पोजीशन है, तो हमें ये फाइंड करना होगा कि b जहाँ पर बैठा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड से क्या। पता था कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड से पोजीशन कितनी थी, 17 थी, 17 ही तो थी वो। मतलब ये हुआ कि मुझे लेफ्ट से 17 दे रखा है और अब मुझे निकालना राइट से। तो मैंने क्या बताया आपको, 3 कॉन्सेप्ट बताए थे कि दिए गए टोटल में से दी गई पोजीशन। मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक के लोग कितने आ रहे हैं, 52, जिसमें से इस वाली पोजीशन को अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से 17 है, और अगर 17 को मैं माइनस करता हूँ तो माइनस करके देखो ज़रा, 12 में 7 जाएगा कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ तो 4 ही बचा, 1 चला गया, कितना आया, 3। मतलब अगर ये यहाँ से शेयर का नंबर 17 है तो इसके आगे कितने और शेयर रखी हुई है, 35। बट जब मैं b को यहाँ से काउंट करूँगा तो अदर शेयर में 35 और नेक्स्ट 1 पर यहाँ पर कौन आया है, b आया है। तो उसका आंसर प्लस का 1 और करेंगे हम तो कितना जाएगा, 36। अभी भी आंसर आया, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा। अब आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है, जो भी पुरानी वाली रैंक दी हुई थे, है ना, यदि वो बढ़ रही है तो जितना इसके लिए बढ़ रहा है उतना ही उसके लिए बढ़ा दो, क्वेश्चन खत्म, है ना। अगर वो घट रही है इट मीन्स कि वो यहाँ पर यहाँ से पीछे की तरफ आया है ना। मतलब ये कहीं ना कहीं ओवरलैप होने के बाद आया। तो अगर इसमें स्थान माइनस हो रहा है तो उसका भी स्थान क्या होगा, माइनस होगा। अब फिलहाल आपने ये वाला एक कॉन्सेप्ट देखा है, आपने क्वेश्चन लिखा है, उसका सॉल्व भी आप लिख लें। सॉल्व में क्या लिखोगे आप,
ये बना लो बस इतना। चीज़ें अगर दिमाग में बैठ जाए तो उनको बनाने की लिखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। मैं सेम एक और क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप मुझे दोगे। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, फिर कुछ तो भी लगा कर आते हैं। क्लियर है? बस आप ये इतना मेंशन कर लो कि ये यहाँ से 17 था, बी यहाँ से 28 था, परिवर्तन हुआ तो यहाँ से ये 25 पर पहुँच गया और ये भी उठकर कहाँ पहुँच गया है, 36 पर पहुँच गया है ना। तो अगर ये 8 बढ़ा था तो ये 28 से 8 बढ़ाया तो ये कहाँ पहुँच गया, 36 पर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। विद्यार्थियों की पंक्ति में इन रो ऑफ स्टूडेंट एक पंक्ति में y लेफ्ट हैंड साइड से 26वां है और z राइट हैंड साइड से 48वां है। इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजिशन, यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तब y लेफ्ट हैंड साइड से सॉरी 37वां हो जाता है, 37वां हो जाता है, तो परिवर्तन करने के बाद आफ्टर इंटरचेंज परिवर्तन करने के बाद z का राइट हैंड साइड से कौन सा स्थान होगा? 59। सबका आया? इतना सा एक पॉइंट है, अगर वो पकड़ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन इजी है। अब बहुत सारे बच्चे तो क्या होता है कि अरे यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको बनाऊं कि नहीं बनाऊं, बाद में देखता हूं, है ना। लेकिन उसमें कुछ है क्या, पढ़ना भर है, पढ़ने में जितना समय लगा दो बस उतना है। सबका आया? ऐसा कोई नहीं जिसका नहीं आया हो, जिसको अभी भी डाउट हो कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाँ पीछे बताओ जरा, उधर सबसे लास्ट। हाँ इसमें समझ में आया कि नहीं, क्या करना है? सबसे पहली चीज़ कि हमें क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें उस पर कंसंट्रेशन ये कि उसमें क्या काम की चीज़ें दी और वो चीज़ें हमारे माइंड में पिक्चराइज हो जाए एक बार, बाकी तो फिर कहानी बहुत ईजी है। क्या था यहाँ पर कि एक पंक्ति में बाय लेफ्ट हैंड साइड से 26वां था, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि परिवर्तन करने के बाद में उस बाय को लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ पहुँचा दिया उसने, 37 पर। मतलब वो पहले यहाँ से ये जो y था वो 26 था, लेकिन अब और आगे चला गया है कहीं पर और वो यहाँ आ गया है, और यहाँ आने के बाद में उसका स्थान जो हुआ वो कितना कर दिया उसने, 37 कर दिया। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 11 इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ पर तो पहले से z बैठा हुआ था, लेकिन z भी अब जब परिवर्तन करेगा तो z की पुरानी पोजीशन क्या दे रखी थी हमें यहाँ पर,
48 दे रखी थी, लेकिन अब वो 48 पर नहीं रहने वाला है। अब अगर वो परिवर्तन करेगा तो अगर ये 11 आगे बढ़ा तो इस 48 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर जेड आ जाएगा और उसका नंबर क्या बन जाएगा 59। इधर लिख दे रहा हूँ, बस यही हो गया। टोटल पूछ लेता तो क्या कर देते 84। या तो मैं ये करूँ कि इस 26 और 59 को जोड़ लेता हूँ तो 9 से 15 के लिए 5 एक कैरी रहा, ये 3 और 5 8 हो जाएगा 85, माइनस का बंद करूँगा तो कितना जाएगा 84, है ना। या फिर इस पर निकाल दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 7 15 के लिए 5 एक कैरी रहा, ये 4 और 4 8, ये भी 85 आया, माइनस का बंद करूँगा तो ये भी कितना जाएगा 84। कहीं से भी निकालो, पर्सन तो उतना ही है, रो वही के वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। क्लियर है ये। किसी पंक्ति में लड़के और लड़कियों की संख्या 60 है, एवं लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है रेशो, अनुपात का मतलब होता है रेशो, 3:2 है, 3:2 है। यदि पंक्ति में मोहन का लेफ्ट हैंड साइड से 25वां स्थान है, पंक्ति में मोहन का लेफ्ट हैंड साइड से 25वां स्थान है, यदि मोहन के राइट हैंड साइड बीस लड़के बैठे हैं, तब मोहन के राइट हैंड साइड कितनी लड़कियां बैठी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और इस पैटर्न का क्वेश्चन आया हुआ है और कोई विशेष चीज़ नहीं, हमें कुछ नहीं भी आ रहा तो भी हम अगर उसमें दिमाग लाएंगे तो बन जाएगा वो। No.
15 4 राइट में 15 15 हाँ पीछे था 4 अच्छा देखो क्या करेंगे, हमें अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम वो करेंगे जैसा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60 हैं, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों हैं, बट मुझे रेशो दे रखा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दिया है 3:2 दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि पहले इस नंबर को रेशो में डिवाइड कर लूँगा, है ना, कि 3 और 2 के अनुपात में अगर वो दिखे तो दोनों को जोड़ो कितना आया 5, 5 का भाग इसमें लगाया तो 1 बराबर कितना जाएगा 12 आ जाएगा। मतलब कि टोटल लड़के हो गए 36 और लड़कियां कितनी हो जाएगी 24। ठीक है भाई। अब जब यहाँ से उसने मोहन का स्थान दिया है तो क्या बोला कि पंक्ति में, और मैंने आपको पहले दिन एक लाइन बताई थी कि जब भी कभी वो रो बोलता है तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों बैठे हो सकते हैं उसमें, है ना। क्लास बोलता है तो भी दोनों होने वाले हैं, वहाँ पर स्टूडेंट बोलेगा तो भी दोनों होते हैं। मतलब अलग से पर्टिकुलर ये मेंशन नहीं हुआ कि ओनली बॉयज़ या फिर ओनली गर्ल्स, बट उसने ये कहा था कि किसी रो में मोहन की जो रैंक लग रही है लेफ्ट हैंड साइड से वो कितनी लग रही है 25, यही कहा था ना आपसे। अब ये 25 है तो भाई मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं पता है कि इस रो में लड़के कितने, बस इतना पता है कि मोहन एक लड़का है ना, और एक तो है वो। अब इसके पीछे हो सकता है कि वहाँ पर लड़कियाँ 24 की 24 ही बैठ गई हो और उसके बाद उसका नंबर आया हो, लेकिन आगे उसने ये बोला है हमसे कि यार मोहन के राइट में कितने लड़के बैठे हैं 20 बैठे हैं। अगर 20 लड़के यहाँ हो गए, एक लड़का कौन मोहन, है ना, टोटल लड़के कितने हैं 36। अब 36 में से जब आपने देखा कि 20 ये हो गए, एक ये हो गया, तो कितने लड़के बचे इधर 15। मतलब इसके पीछे और कितने लड़के होंगे आप ये बता दो। अब तो 15 ही हो सकते हैं ना, इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनकी संख्या ही 36 है और इसके आगे 20 लड़के बैठे हुए हैं, आगे तो और भी स्टूडेंट बैठे होंगे, लेकिन क्योंकि ये तो 25 भाई है ना, अगर मैं कहूँ 60 में से अगर मैं 25 घटाऊँ तो आगे 35 लोग और बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं, तब तो 60 होंगे। लेकिन हमें सिर्फ इस बात को देखना है कि अगर ये खुद यहाँ 25वां है और उसके आगे यहाँ पर 20 लड़के बैठे तो ये तो हो गए 20 बॉयज़, एक लड़का वो खुद 21 हो गया, 21 और 15 यहाँ पर उसके पीछे आ गए, मतलब टोटल कितने हो गए 36 हो गए। अब अगर यहाँ 15 ही लड़के हैं तो भैया 15 और 1 16 होना था, लेकिन इसका नंबर 25 क्यों आया? क्योंकि बीच में यहाँ पर कौन है, गर्ल्स भी तो बैठी होंगी, और कितनी गर्ल्स बैठी होंगी तो आपने देखा कि अगर ये खुद 25वां है तो इसके पीछे 24 लोग होते हैं, 24 में से अगर 15 लड़के हैं तो फिर 9 कौन है, लड़कियां हैं। मतलब यहाँ पर 9 तो क्या होंगी, गर्ल्स हो गई हैं। क्लियर है? तो ये 15 और 9 24 और मोहन का स्थान मिलेगा तो कितना हो जाएगा 25। अब लड़कियां थी कितनी टोटल 24 तो थी, जिनमें से 9 तो इधर हो गई। अब 24 में से अगर 9 लड़कियां हैं बैठी तो आगे कितनी लड़कियां बैठी होगी, टोटल लड़कियां कितनी हैं 24, 24 में से 9 माइनस करो 15। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि गर्ल्स कितनी होगी तो वो कितनी होने वाली है 15 होने वाली है। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि ये खुद अगर 25 है और अगर वहाँ पर क्लास में 60 लोग हो रहे हैं तो उसके आगे 25 अगर मैं घटा दूँ 60 में से तो 35 होना चाहिए। तो आप देख लो कि 20 तो लड़के और 15 कौन है, लड़कियाँ, दोनों को मिलाकर कितने स्टूडेंट उसके आगे आने वाले हैं 35 आने वाले हैं। तो हमसे यही पूछ रहा था, वो दिया कुछ नहीं था, लेकिन हाँ इतनी जानकारी कि हम उसमें थोड़ा सा अगर तोड़ मरोड़ करें तो हमको निकल जाएगा, है ना, और निकल गया। उसके आगे कितनी गर्ल्स हैं तो वहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 15। उसके पीछे कितनी गर्ल्स पूछता तो कितनी आ जाती 9 आ जाती। उसके पीछे कितने लड़के हैं, क्योंकि हमको ये दिया था तो ये पूछ सकता था कि पीछे कितने लड़के हैं, तो पीछे कितने लड़के होते फिर 15 होते हैं, सिंपल सी बात है ना। ये 3-4 जितनी भी चीज़ें सब निकल जाएगी उसमें, कोई डाउट है इसमें? राइट किस साइड होगा? सबका राइट वही रहता है। इधर ऊपर खड़ा होगा तो ये बात इस साइड है? नहीं जो भी लेटर होता है सर मैं ऐसे जोड़ा था जब से चला रहा है। नहीं,
हमने अल्फ़ाबेट जब पहली क्लास में पढ़ा था तब मैंने कहा था कि अल्फ़ाबेट का कभी कोई फेस नहीं होता है। बट अगर अल्फ़ाबेट का फेस नहीं होता है तो वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, कैंडिडेट के अकॉर्डिंग चलता है। और क्या चलता है, तो ये वाला जो होता है मेरा ये राइट कहलाता है, मतलब कि जेड जहाँ लिखा होता है वो कहाँ लिखा होता है, राइट हैंड साइड पर, और यहाँ पर क्या लिखा होता है, ए लेफ्ट हैंड साइड पर। वो हमारे अकॉर्डिंग उसको कंसिडर करके चलता है ना। अगर क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है, लेटर है ना, इनका तो कुछ नहीं। और अगर पर्सन की बात कर रहा है तो लेफ्ट राइट इनका वैसा ही होगा जैसा हमारा होता है ना। वो एक जगह मेंशन होता है जब हम वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हैं कि वो दक्षिण की ओर मुँह कर या साउथ में फेस कर बैठे हैं, तब वो चेंज करते हैं, नहीं तो जनरली यही रहने वाला है। क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? नहीं ना? लिखिए जरा क्वेश्चन। ई एफ जी और एच, ई एफ जी और एच 4 मजदूर हैं। मजदूर मतलब वर्कर है ना। 4 मजदूर हैं। ई जी से तेज काम करता है। ई जी से तेज मतलब फास्ट। ई जी से तेज काम करता है, काम करता है। एफ एच से दुगना तेज काम करता है। एफ एच से दुगना मतलब डबल, दुगना तेज काम करता है। दुगना तेज काम करता है, लेकिन जी से कम तेज काम करता है। लेकिन जी से कम तेज काम करता है। लेकिन जी से कम तेज काम करता है। सबसे धीमे कौन काम करता है? सबसे धीमे कौन काम करता है? कौन किया? ऑप्शन में लिखा था कि ई एफ जी एच। इस पूरे क्वेश्चन के पीछे एक ही उद्देश्य मेरा, आपको एक शब्द पढ़ाना, और वो शब्द कौन सा है? ये वाला। लेकिन मतलब जिसको इसका मीनिंग समझ में आ गया उसका आंसर सही आ गया, और जिसको इसका मीनिंग समझ में नहीं आया उसका आंसर सही नहीं आएगा। अब क्या करना है कि यदि मुझे यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है तो पहले तो एक चीज़ समझिएगा कि यार यहाँ लिखा है एफ एच से दुगना तेज काम करता, लेकिन, तो ये लेकिन किसको मेंशन कर रहा है? एफ को कर रहा है कि एच को कर रहा है? एफ को कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कभी आपसे बोलता हूँ कि कहीं अगर मेरे पास यहाँ पर लिखा है एंड व्हाट, ये ऐसे कंजक्शन होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए उनके बीच में इसको लगाया जाता है। तो एंड का मतलब होता है और, है ना, बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु। तो जब भी कभी ऐसे कोई वर्ड आ जाते हैं तो वहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट पर्सन की। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो जिनमें से जो पहले स्टार्ट किया है उसके लिए वहाँ पर मीनिंग आगे निकाला जाता है, जब कि यहाँ पर एंड वर्ड, है ना, किंतु, परंतु, लेकिन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। एक एग्जाम्पल की बात समझना कि अगर मान लो मैंने किसी के बारे में बात स्टार्ट करी है और मैं उसमें और शब्द जोड़ रहा हूँ कि यार वो जो लड़का है वो ग्रेजुएशन कर लिया है और अब कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो मतलब उसी की बात चल रही है, और डिटेल दे रहे हैं, है ना। वो पोस्ट ग्रेजुएशन तो हो चुका है लेकिन उसके अभी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगी, मतलब किसकी बात चल रही है? जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है। तो अगर ये वर्ड यहाँ पर आते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन के लिए। और अगर कभी यहाँ पर मैंने लिखा हु, whom, whose,
या फिर मैंने लिखा कहीं विच वाज, तो यहाँ पर आता है कि जो, जिसका, जिसे, जिन्होंने, जिनके लिए, तब वहाँ पर कौन सा पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, है ना। अगर मैं कह देता ना यहाँ पर लेकिन को हटाकर जो लिख देता, तो आप किसके लिए कंसिडर करते हो, वहाँ पर एच के लिए करते हो, और यहाँ लेकिन लिखा था तो आपने किसके लिए किया है, एफ के लिए। अब एक बार इसको बनाते हैं। 4 तो लोग हैं यहाँ पर, क्या बोला है कि ई जी से तेज काम करता है, तो ई तेज कर रहा है तो या आगे की तरफ होना चाहिए। अब या तो इधर आगे की तरफ कर लो ग्रेटर देन में, या फिर ऊपर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ई जी से तेज काम करता है, तो हमने जो तेज कर रहा है उसको ऊपर रखा है ना, बढ़ते क्रम में। ई जी से तेज काम करता है, एफ एस से दुगना तेज काम करता है। अब ये जो एफ है वो तो दुगना तेज काम कर रहा है, किससे, एस से, तो एफ एस से दुगना काम करता है। लेकिन मतलब किसकी बात चल रही है, एफ की। लेकिन जी से कम तेज काम करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कौन, एफ एस से दुगना तेज काम करता है, लेकिन जी से कम तेज काम करता है, मतलब कि वो जी से तो नीचे ही रहेगा। तो पर्टिकुलर यहाँ किसकी बात चल रही थी, एच की, है ना, ये एफ की। अब लिख रहा है कि जी से कम तेज काम करता है, सबसे धीमे कौन काम करता है, तो वो आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है कि जी के ऊपर भी कौन है, ई है, तो यहाँ कौन चला गया आपका ई। सबसे धीमा कौन कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, एच कर रहा है। सीधी सी बात है, ठीक। इसमें कोई डाउट है किसी को, नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ ने पेपर दिया। छह व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ ने पेपर दिया। अब हम पजल पैटर्न में जा रहे हैं थोड़ा सा, है ना। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ ने पेपर दिया और उन्हें अलग अलग अंक मिले, मतलब उनको अलग अलग नंबर मिले हैं, और उन्हें अलग अलग अंक मिले हैं। मतलब जो 6 लोग हैं सभी को नंबर कैसे मिले हैं, अलग अलग मिले हैं, और उन्हें अलग अलग अंक मिले हैं। बी के नंबर सी और डी से अधिक है। बी के नंबर सी और डी से अधिक है। बी के नंबर सी और डी से अधिक है, जबकि ई के नंबर केवल एफ से अधिक है। जबकि ई के नंबर केवल एफ से अधिक है। बोल रहा था कि जबकि ई के नंबर केवल एफ से अधिक है ना। केवल मतलब ओनली होता है। ए के नंबर सबसे अधिक नहीं है। ए के नंबर सबसे अधिक नहीं है। ए के नंबर सबसे अधिक नहीं है। वह व्यक्ति जिसने दूसरे सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए हैं, वह व्यक्ति जिसने दूसरे सर्वाधिक अधिकतम, है ना, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं, वह व्यक्ति जिसने दूसरे सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए हैं उसको 37 नंबर मिले हैं। जो सेकंड हाईएस्ट आया उसके कितने नंबर हैं, 37। उसे 37 नंबर मिले हैं।
जबकि वह व्यक्ति जिसको दूसरे सबसे कम नंबर मिले हैं, जबकि वह व्यक्ति जिसको दूसरे सबसे कम नंबर मिले हैं, कम मतलब लोवेस्ट है ना, लास्ट वाला, वह व्यक्ति जिसको दूसरे सबसे कम नंबर मिले हैं उसको 23 नंबर मिले हैं। उसको 23 नंबर मिले हैं। अब इसके नीचे वो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एफ को संभावित कितने अंक मिले हैं। यहाँ से एफ को संभावित मतलब एक पॉसिबिलिटी, संभावना, संभावित कितने अंक मिले हैं, और इसमें ऑप्शन दे रखा आपको 23, 38, 20, 27। मतलब जब यहाँ संभावना आ गई है तो विदाउट ऑप्शन हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 23, 38, 20, 38, 20 और 20 संभावित है, फिक्स तो है नहीं कि क्या आएगा, लेकिन हाँ जो ऑप्शन दिए इनमें से एक ऑप्शन जरूर आएगा। तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि इसको अरेंज करना चाहिए, है ना। और अगर मैं इसको अरेंज करूँगा तभी मैं इसके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। तो बोल रहा है कि यार यहाँ पर 6 व्यक्ति हैं, इन्होंने अलग अलग नंबर प्राप्त किए हैं, बी के नंबर किस किस से अधिक आए हैं, सी और डी से। माना कि यहाँ पर बी हो जाए, वो किससे अधिक आ रहा है, सी और डी से, मतलब इनसे ऊपर आएगा। सी और डी की पोजीशन क्लियर नहीं है, लेकिन इतना है कि बी के नंबर सी और डी से अधिक है, जबकि ई के नंबर केवल एफ से अधिक हैं। अब ई जो है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, ई के नंबर केवल और केवल किससे अधिक हैं, एफ से। अब अगर केवल शब्द आ गया है कि ई इज़ ग्रेटर देन ओनली एफ, ई के नंबर केवल एफ से अधिक हैं या ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसका और किसी से अधिक नंबर नहीं होगा, तो इसके ऊपर कितने लोग आएंगे, 4 लोग आने वाले हैं, है ना। ई का नंबर केवल एफ से अधिक, अगर मैं यहाँ पर ई का नंबर केवल एफ से अधिक है ऐसा बोल रहा हूँ, तो फिर यहाँ अगर मैं अगर डी को लिख दूँ तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊँगा कि ई का नंबर केवल एफ से अधिक है, नहीं। अब वो केवल एफ है तो सिर्फ एफ ही होना चाहिए और कहीं अदर होना ही नहीं चाहिए। आगे लिख रहा है जबकि ई का नंबर केवल एफ से अधिक है, ए के नंबर सबसे अधिक नहीं है, मतलब ए सबसे ऊपर नहीं आएगा। चलो भाई ठीक है, अब ए इनमें ही तो आएगा, लेकिन कहाँ आएगा हमको ये पता है, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा मेंशन ये कर दिया कि ए का नंबर सबसे अधिक नहीं है। आगे लिख रहा है वह व्यक्ति जिसे दूसरे सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए हैं उसको 37 नंबर मिले हैं। अब जो दूसरा सर्वाधिक आएगा, तो देखो जरा, पहली चीज यहाँ पर ये सी और डी से तो ऊपर कौन आया, बी आया। क्या ए इसके ऊपर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, क्योंकि ए को सबसे अधिक नंबर नहीं मिले हैं। तो अब ए कहाँ आएगा, बी के नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो गया बी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर कि ए भी आ सकता है, सी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है, और इसके नीचे यहाँ पर कौन आएगा, ई आएगा, और उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा, एफ आएगा। अभी कहीं ऐसा मेंशन हुआ है क्या कि यहाँ पर सी डी ए की क्या पोजीशन है, लेकिन उसको सबसे अधिक अंक नहीं मिले, इतना क्लियर हो चुका है। सी ओ डी से बी को ज़्यादा मिले थे, अब ए इसके ऊपर आ नहीं सकता, तो यहाँ जब अगर वो नहीं आएगा तो वो यहाँ इसके बराबर भी तो आ सकता है, पर बराबर आएगा तो दोनों हाईएस्ट कहलाएंगे वो तो बराबर नहीं आया तो वो कहाँ आएगा, इनके दोनों के साथ में आएगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। बोल रहा है कि वह व्यक्ति जिसने दूसरे सर्वाधिक नंबर प्राप्त किए उसे 37 नंबर मिले, जबकि वह व्यक्ति जिसको दूसरे सबसे कम नंबर मिले हैं उसको 23। अब देखो दूसरा सबसे कम नंबर वाला जो व्यक्ति आया वो तो ये आ गया, और इसको कितना नंबर मिला है, लिखा है यहाँ पर 23, है ना। अब जो दूसरी रैंक आ रही है, इन लोगों के लिए उसने नंबर मेंशन किए थे, और क्या नंबर मेंशन किए थे, 37। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा आपसे
कि एफ को संभावित कितने अंक मिले हैं, तो जब ई के नंबर अगर 23 है और एफ अगर उसके नीचे आया है तो उसका नंबर 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, मतलब वो फिर 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा है कि जब ई का ही 23 है तो उसका 27 तो हो नहीं सकता नीचे वाले का, है ना, 38 हो नहीं सकता है, 23 हो नहीं सकता है, तो कितना आएगा, 20 आएगा। एक ही ऑप्शन बचा है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अब होता ये है कि कैंडिडेट परेशान कहाँ होगा, मैं हूँ या आप हो, ये जम क्यों नहीं रहा है ना। एक आध बार और पढ़ेगा इसको, फिर से मन नहीं मानेगा उसका, और जब एक बार पढ़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए कि कुछ अरेंजमेंट हो जाए इसका, कुछ जुड़ जाए, लेकिन उसको इस बात से मतलब ही नहीं है। अब ये बात कौन समझेगा, जिसने इस क्वेश्चन को लगा चुका होता है। बात समझ में आ रही है। मुझे पता है कि यार ये क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं और उसमें मुझे इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, वो तो वैसे ही आ चुका है ना। तो ये चीज़ें जब हमें एक बार हमारे सामने आ जाती है, पजल पैटर्न की होती है। जो नए बच्चे होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि इनमें ही परेशान होते रहते हैं कि इनको जमा लूँ, कहीं इनकी और कोई जानकारी लग जाए। बट रियलिटी है कि उसको ना भी जमाओगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये लाइन बहुत पहले मिल चुकी थी कि ई केवल एफ से अधिक नंबर लाया, मतलब सबसे नीचे कौन आया, एफ, और इसका नंबर नीचे से दूसरा होगा। और अगर जो नीचे से दूसरा है इसका नंबर कितना दिया है, 23, और पूछ रहा है एफ का, तो हमको ये जरूर पता चल गया कि 23 से लोवेस्ट में जो भी नंबर होगा वो एफ का होगा, और हमारा आंसर यहाँ से आ जाता। अब मैं उसको पूरे को नहीं भी जमाता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, है ना। चलो, हो सकता है इसके ऊपर वो आपसे एक और कोई क्वेश्चन कर ले। तो उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, बोलता है कि सी को संभवतः कितने अंक प्राप्त हुए हैं। अब ऑप्शन में लिखा है 26, है ना, 40, 22, 38। बोल रहा है कि सी को संभवतः कितने अंक मिले हैं। तो सी की पोजीशन तो यहाँ है ना। तो अब देखो, या तो सी दूसरा होगा तो कितना मिलेगा उसको, 37, या उससे नीचे होगा तो उससे क्या मिलेगा, उसको कम मिलेगा। लेकिन 23 से कम मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। मतलब इतना समझ में आया मुझे कि इसका क्राइटेरिया है 23 से ज़्यादा, मतलब 24 से स्टार्ट होकर कहाँ तक मिल सकता है उसको, 37 तक मिल सकता है। अब आपको ऑप्शन क्या दिए जा रहे हैं, तो 26 आंसर होगा तो हाँ हो सकता है। 40 होगा क्या आपका आंसर, नहीं होगा। क्या 22 होगा आपका आंसर, नहीं होगा। 38 होगा आपका आंसर, नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा आपका, 26। बात समझ में आ रही है। पूरा क्लियर नहीं हुआ तब भी हमें इतना तो पता चल गया कि भैया इससे तो कम आएगा नहीं, वो इससे तो ऊपर है। मतलब 23 तो नहीं होगा, 23 से एक नंबर ज़्यादा लेकर चलो आप, तो उसको कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, 24 से, और कहाँ तक, तो अगर वो दूसरी पोजीशन पर भी आया, अगर वो बी के नीचे, मैंने अगर यहाँ सी को ही रख दूँ तो इस नंबर तो बताया गया कितना है, 37, मतलब उसका लास्ट कितना है, 37। अब इसमें अगर वो हमसे 24 का है, 25 का है, 26 का है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, इतने ऑप्शन उसके लिए तैयार है संभावना के बेस पर। क्लियर है। तो हमको उसमें से 4 ही ऑप्शन दिए थे, 26, 40, 22 एंड 38। तो एक ही ऑप्शन मैच हो पाता है और वो भी कौन सा, 26। नन ऑफ दिस का ऑप्शन इसमें नहीं होता है ना। 4 ही ऑप्शन दिए, व्यापम का, एसएससी का, रेलवे का, ये पैटर्न होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसको हम पजल बोलते हैं, किसकी, ऑर्डर एंड रैंकिंग की, है ना, कि इसमें हमें अरेंजमेंट करना है और फिर हमें उसमें आंसर निकालना है। चलो 10 बज चुका है। यहाँ तक के हमने इसको पढ़ चुके हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन इसके थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा तो वैसे होते नहीं है, इसके बाहर कुछ आता नहीं है। वर्कशीट में आपको कल प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना। पिछले जो हमने टॉपिक पढ़े, हमने अल्फ़ाबेट पढ़ चुके हैं, सीरीज़ पढ़ चुके हैं। अल्फ़ाबेट और सीरीज़ की हमारी वर्कशीट भी सॉल्व हो चुकी है। डायरेक्शन हम पढ़ चुके हैं, वो भी हमारा सॉल्व हो चुका है। और डायरेक्शन के बाद हमने फिर क्या पढ़ा, यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा, है ना। आने वाली क्लास में मैं आपको इसकी वर्कशीट तो कल ही प्रोवाइड करवा दूँगा, है ना, तो आप उसको बना कर लाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में हम बड़ा टॉपिक उठाने वाले हैं, जैसे कि कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, है ना। अभी हमने छोटे छोटे टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब कुछ मेजर पार्ट की, हाँ, जो क्वेश्चन हर स्टूडेंट छोड़कर आता है ना, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।